बिफोर द कोर्ट फॉर अप्रोचिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द व्हाट्सएप। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि लंबे समय से व्हाट्सएप इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। जो लॉफुल हमारी हक है कंज्यूमर के नाते, उन सेवाओं को ये ब्लॉक कर रहा है। हम जो ब्रॉडकास्ट भेजना चाहते हैं उसमें लिखता है इट विल बी डिलीवर्ड ओनली to the numbers which has saved your number. It is absolutely arbitrary and has been made applicable in my case only. मैं माननीय न्यायालय से अपील करता हूं कि इन एविडेंस के आधार पर व्हाट्सएप के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो सिटीजन देश हित में काम कर रहे हैं उनको व्हाट्सएप, उनकी टीम और तुच्छे लोग जो देश के विरोधी ताकतें हैं, जो नहीं चाहते हैं कि अच्छा भारत मिले, जो चाहते हैं कि यही दुष्ट राजनीति कंटिन्यू करे और भारत अच्छे भारत से वंचित रहे, उन ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध मैं माननीय न्यायालय से मैं अनुरोध करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शीघ्र ही ऐसा केस माननीय न्यायालय में लगाया जाएगा। तब तक इस वीडियो को मैं अपनी चैनल क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर पब्लिश कर रहा हूं, जिससे बाकी लोग भी देख सकें कि यह कैसा देश है जहां के नेता, जहां की प्रशासनिक व्यवस्था षड्यंत्र रच के अच्छी चीजों तक जनता को नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि जनता जागे। अब समय आ गया है कि अच्छे भारत का संकल्प ले। अब समय आ गया है कि 4 सरल उपाय करके अच्छे भारत के लिए हम लोग जुड़ जाएं, जिसे मैंने नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है। इसके तहत हमें अच्छे भारत, 21 महालक्ष्यों वाले, 5 मौलिक अधिकारों वाले भारत जो कि इतनी आसानी से आ सकता है, और इसमें क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के तहत भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू मिल पाएगा। लिहाजा भारत सरकार को 5 साल की अवधि में इस देश को टैक्स मुक्त करना होगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट, जिसे हम कल्प वृक्ष अकाउंट भी कह सकते हैं। लिहाजा किसी भी व्यक्ति को भविष्य में अपने 5 मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए किसी साहूकार से, किसी बैंक से लोन नहीं लेना होगा। उसे अपने ही कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और जब वो अर्न करेगा तो उससे अपने आप बढ़ जाएगा। यदि विषम परिस्थितियों में वह व्यक्ति अर्न करने की स्थिति में नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्राइम फ्री भारत के सिस्टम के लोग ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचेंगे और उनसे समझेंगे कि उनकी शिक्षा क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, हुनर क्या है, वो किस फील्ड में डेवलप किए जा सकते हैं। ये उनसे चर्चा करके जो ट्रेनिंग गैप्स हैं, एजुकेशन गैप है, उसकी पूर्ति करेगा। उस काम के लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी को प्रदाय करेगा, उस पर अभ्यास कराएगा और इसके बाद उसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। लिहाजा उसे कमाने के लिए, रोजगार के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। इसके लिए RBI 2 जैसी व्यवस्था होगी और उसमें जो असेसमेंट होगा वो इस आधार पर किया जाएगा जिससे हर व्यक्ति को इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए जो धन की आवश्यकता है, यदि वो अपना काम सिंसियरिटी से और परफॉर्मेंस के साथ करता है तो उसे पर्याप्त धन पहुंचे, इसको सुनिश्चित करते हुए जो उस संपदा का आकलन किया जाएगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए, जिसमें सड़कें होंगी, नहरें होंगी, पेड़ों की लगाने की व्यवस्था होगी, गायों की ब्रीडिंग की व्यवस्था होगी, गौशालाओं की व्यवस्था होगी, हमारी गौशालाएं हजारों किलोमीटर में फैली होंगी
और उसमें कोई लैंड का अधिग्रहण नहीं करना होगा। बिना लैंड के अधिग्रहण किए हुए जिन लोगों की जमीन होगी उन्हें ऑनर्स क्लब का मेंबर कहा जाएगा, और वो जो राष्ट्रीय संपदा है जो अर्न करेगी उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा उस जमीन के मालिक को मिलेगा। तो जमीन के मालिक को अपने जमीन के से जो वो मिल रही है वो भी मिलेगा, और व्यक्तिगत स्तर पर उसकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, चिंतन क्या है, हुनर क्या है, टर्निंग क्या है, और वो किस एरिया में विकसित किया जा सकता है, उसको विकसित करके उसे रोजगार भी दिया जाएगा। तो व्यक्तियों को दो लाभ हो गए, एक तो हो गया कि रोजगार मिल गया, दूसरा उसकी जमीन का मालिक वही बना रहा, और तीसरा उस जो एक्टिविटीज वहां हो रही हैं उससे जो धन अर्जन हो रहा है उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा भी उसे मिल रहा है। लिहाजा भारत में अब कोई जो है वो जमीन विहीन नहीं होगा, लैंडलेस नहीं होगा। जिनके पास लैंड है वो लैंड के मालिक बने रहेंगे, और उनकी जमीन यदि बड़े किसी काम में लगाई जाती है तो भी वो जमीन के मालिक रहेंगे और ऑनर्स क्लब के सदस्य होंगे। ऐसा अद्भुत भारत, जहां की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, जहां पर कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। अभी हम वही अंग्रेजों के गुलामों वाले कंडक्ट रूल में हैं, जहां पर सीनियर ऑफिसर लॉर्ड है, वो स्वयं जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो स्वयं गलत विधियों में लिप्त है, वो स्वयं राजनेताओं का चरण सेवक बन गया है, और अवैधानिक आदेश को पालन कराने की शक्ति उसमें है, क्योंकि यदि उसके आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो वो सस्पेंड कर देगा, उसको रुइन कर देगा, उसको नौकरी से निकाल देगा, उसको जो है ना बदनाम कर देगा, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा के उसको जेल में डाल देगा। ये सब अधिकार हैं, ये कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। कंडक्ट रूल के तहत आपकी जो विधिक जिम्मेवारी है उसे आप कर सकेंगे, और वरिष्ठ अधिकारी यदि कोई इलीगल आदेश देता है या इलीगल निर्णय रहता है तो कंडक्ट रूल के तहत अधीनस्थ की ये जिम्मेवारी होगी कि उसको रिव्यू के लिए सबमिट करें। वरिष्ठ अधिकारी फाइनल निर्णय के लेने के लिए सक्षम है, लिहाजा वो अधीनस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करके अपने निर्णय पर कायम रह सकता है। वैसी स्थिति में सबऑर्डिनेट को अपने वरिष्ठ का आदेश पालन करना उसकी वैधानिक जिम्मेवारी होगी। लेकिन ऐसे सभी केस एक बड़े कमीशन के सामने चले जाएंगे, जो इसकी बारीकियों में देखेंगे कि वरिष्ठ अधिकारी ने सही निर्णय लिया था कि नहीं लिया था। यदि सही निर्णय नहीं लिया होगा तो उस वरिष्ठ अधिकारी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। यदि वह वरिष्ठ अधिकारी अपनी बात को, अपने निर्णय को डिफेंड नहीं कर पाता है तो उस निर्णय को बदलने के लिए, और उसके यदि वो जो होना था वो हो गया तो उसको जो दंड मिलना चाहिए, उसका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो डाउन हो जाएगा, और उसे फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगेगी। सभी शासकीय अधिकारियों को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और वो शासन के खजाने से नहीं मिलेगी, जिस व्यक्ति का काम करेंगे उसका मिलेगा। उसमें अधिकारी की वेशभूषा, अधिकारी का व्यवहार और वर्क प्रोफिशिएंसी को आकलन किया जाएगा, और उसी के आधार पर उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और उस वर्क आकलन को वर्क कंपोनेंट असेसमेंट कहा जाएगा। तो साल भर में जितने भी वर्क कंपोनेंट उसने किए होंगे उतना ही उसको भुगतान मिलेगा, और ये टोटल भुगतान क्राइम फ्री भारत का कहना है कि आज की सैलरी से दुगना होगा। यदि किसी कारण से वो नहीं कमा पाता है तो उसे अपने ही कल्पवृक्ष अकाउंट से रेसिडुअल अमाउंट मिल जाएगा, और उसे ट्रेनिंग देके दुगना या उससे ज्यादा कमाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। जो ये वर्क कंपोनेंट है, क्यूमुलेटिव वर्क कंपोनेंट को परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा जाएगा, क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे आप ACR कह सकते हैं। इसका मतलब है आपकी ACR अब वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता नहीं लिख रहा है, आपका काम ही आपकी ACR लिखेगा। आपकी ACR आपका काम लिखेगा, और उसी वर्क कंपोनेंट के आधार पर आपको जो है अपनी पोस्टिंग मिलेगी,
लिहाजा अब पोस्टिंग में आपका काम का आकलन काम आने वाला है। आपको सिफारिश के लिए या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आपका काम ही आपको पोस्टिंग दिलाएगा, आपका काम ही आपको प्रमोशन दिलाएगा, आपका काम ही आपको फॉरेन ट्रेनिंग्स दिलाएगा। लिहाजा सभी लोग नेशनल इंटरेस्ट में सही निर्णय लेके काम करेंगे और इसका जो बोझ है वो भारत सरकार के ऊपर नहीं आ रहा है। जिसका काम हो रहा है उसके ऊपर वो लोड हो रहा है। तो यदि हम ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा हमको मिलेगा। लिहाजा हर अधिकारी सही निर्णय लेगा, समय पे काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तो पूरा जो हमारी प्रशासनिक ढांचा है इसके काम करने के तरीके में फर्क आ जाएगा। उसके सोच में फर्क आएगा, चिंतन में फर्क आएगा, वेशभूषा में फर्क आएगा, क्रियाकलाप में फर्क आएगा और वो किसी अन्य घटिया एक्टिविटी में और साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। वो किसी वरिष्ठ अधिकारी का चरण सेवक नहीं बनेगा, वो किसी राजनेता का चरण सेवक नहीं बनेगा। ऐसी होगी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था। जो अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून हैं उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। उसकी आत्मा बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी, जहां बिना थाने जाए FIR कायम होगी, बिना कोर्ट जाए केस रजिस्टर होगा और इसके लिए वेल ट्रेंड वॉलंटियर्स होंगे जो अपने मोबाइल ऐप के साथ जाएंगे और FIR दर्ज करेंगे। यदि इस वॉलंटियर को किसी लीगल पक्ष पर जानकारी में कमी है, वैसे तो वो वेल ट्रेंड है, ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो चाहेगा तो एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स को बटन दबा के उसी समय वो इनवाइट कर सकता है और पूरी बात बताकर, और ये भी रिकॉर्डेड एज एविडेंस जाएगी, वो लीगल मार्गदर्शन ले सकता है। यदि भाषा की प्रॉब्लम है तो वो दूसरा बटन दबाएगा तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर आ जाएगा और लैंग्वेज इंटरप्रेटर के साथ जो भी बातचीत होगी वो भी एज एविडेंस जाएगी। इस प्रकार जो है FIR आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर FIR होगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो अंग्रेजों ने 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान कहा था कि यदि हमें इस देश को लंबे समय तक शासन करना है तो हमें इनकी शिक्षा व्यवस्था को, इनके संस्कारों को, इनके सेल्फ स्टीम को खत्म करना होगा। उसके लिए हमें एक नया एक्ट लाना होगा और इनकी शिक्षा को अशिक्षा घोषित करना होगा। जिस समय साउथ में हमारी शिक्षा 97 से 99% थी, नॉर्थ में इट वाज अराउंड 80%, जहां साउथ में हमारे 57% गुरुकुल की प्राचार्य महिलाएं थीं। उस समय लंदन की एजुकेशन सिर्फ 17% थी। उनके स्कूल गैराज में संडे स्कूल होते थे जिसमें केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। उस समय भारत की शिक्षा में 18 विषयों पर हमने पार एक्सीलेंस स्थापित की थी। हमारी 6 विश्वविद्यालय थे जो कि दुनिया में जो है जाने जाते थे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था आज भी हमारे ऊपर थोपी हुई है। हमारे राजनेताओं ने अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए, हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली, हमारे संविधान के विरुद्ध फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में वोट बैंक और वोट की खातर गलत कानून बनाए। इस देश में विभाजन के बावजूद भी, मुसलमानों को एक देश देने के बावजूद भी हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का जो है ना सिटीजन बना दिया। भारत, ये लज्जा का विषय है कि भारत में सभी समान सिटीजन संविधान में समान होने के बावजूद भी इन्होंने घृणित कानून बनाकर, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत कानून बनाकर हमें द्वितीय दर्जे का सिटीजन बना दिया। अब ये महापरिवर्तन के तहत जनसंख्या नियंत्रण से लेकर, वृक्षों का रोपण से लेकर, गायों के जो है प्रजनन से लेकर, ब्रीडिंग से लेकर, सेंटर से लेकर, और एक बड़ी गाय व्यवस्था, जैसे कि हमारे यहाँ पर 16 करोड़ लीटर दूध हम पैदा कर रहे हैं प्रतिदिन और 64 करोड़ लीटर से अधिक दूध कंज्यूम हो रहा है, तो ये आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि 50 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बनाया जा रहा है।
क्या इन राजनेताओं का, क्या इस प्रशासनिक व्यवस्थाओं का कोई दायित्व तो नहीं है? ये इतनी आसानी से रोका जा सकता है कि जितने भी गांव वाले हैं जो दूध पैदा कर रहे हैं, एक ऐप के माध्यम से कितना दूध पैदा हो रहा है, हर गाय की आइडेंटिटी हो सकती है, उसका प्रोडक्टिविटी साइकिल हो सकता है और उतना ही दूध वो बेच सकता है। यहां पर लोग यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से दूध बना रहे हैं, घी बना रहे हैं और उसे टैंकरों में जो है ना बेच रहे हैं। उनके पास एक गाय भी नहीं है। अभी देवास में एक शुद्ध घी की फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें शुद्ध घी का एक दाना भी नहीं था, एक कण भी नहीं था। हम कैसी दुष्ट व्यवस्था में रह रहे हैं जहां पर कि इन पदार्थों से कैंसर हो रहा है। हम कैसी दुष्ट व्यवस्था में रह रहे हैं जहां यह जानते हुए कि फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड से कैंसर हो रहा है, हमारे किसान उसी फर्टिलाइजर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, विदेशों से उसका वो मंगाया जा रहा है। ये कितनी लज्जा की विषय है। हमारे राजनेता हमें अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, हमारे राजनेता हमको अच्छे राजनेता नहीं देना चाहते हैं। वह है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर संकीर्ण राजनीति, संप्रदाय के तहत, संकीर्ण राजनीति के तहत, एक विनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के तहत जो है ना लोगों का चयन करते हैं, जिसमें जो शोषक है, दुष्ट है, वो विनेबल है, जो बाहुबली है वो विनेबल है, जो धनबली है वो विनेबल है, जो अपराधी है वो विनेबल है। और इस तरीके के लोगों को से टिकट देने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं और फिर गरीब जनता को में दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, मुर्गे बांटकर उनके वोट को खरीदते हैं। और उनके वोट से जीतने के बाद भी ये लज्जा और शर्म की बात है, ये उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं और ये पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं। तो क्या इसे डेमोक्रेसी कहा जा सकता है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मेरा कहना है कि हम पार्टी कृषि में रह रहे हैं जहां गवर्नमेंट ऑफ द पीपल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी हो गई है। और ये पार्टी लोगों को मूर्ख बनाती है, उनके वोट खरीदती है, वोट पॉलिटिक्स चलाती है, फ्री भी करती है, दारू बांटती है, साड़ी बांटती है और मानव शरीर को दारूखोर बना दिया है, फ्री भी खोर बना दिया है, उसके शरीर की शक्ति को खत्म कर दिया है। ऐसे हैं हमारे दुष्ट राजनेता। अब मैं अपने मूल विषय पे आता हूं। ऐसे 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा और जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा और शिक्षा भी अनूठी शिक्षा होगी, जिसमें स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें सभी प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड रूप से काम करेंगी, जिसमें स्वास्थ्य में आपको प्राणायाम, मेडिटेशन और ढेर सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी की जाएंगी जो आपको स्वस्थ रखेंगी, प्रसन्न चित्त रखेंगी। ऐसे ही फंडामेंटल राइट टू फूड, और ये फूड जो है आज का घटिया शासकीय वाला फूड नहीं जो कि खाने योग्य नहीं होता है, यह मल्टीग्रेन वाला होगा। सब्जियां, फल वो भी ऑर्गेनिक सोर्स के, शहद, औषधियां, और वो भी उन लोगों को भी मिलेंगी जिनके खीसे में पैसा नहीं है और जो वो पैसा जो है कल्प वृक्ष वाले अकाउंट से जो आम आदमी को दिया जा रहा है उससे निकल के आएगा और उसकी भरपाई उसे समृद्ध, उसे जो है रोजगार देकर, उसको सकारात्मक डेवलप करके, सकारात्मक शिक्षा देके, सकारात्मक ट्रेनिंग देके उसे उससे ज्यादा धन कमाते हुए उसे समृद्ध बनाने का भी मौलिक अधिकार देंगे और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार देंगे। ऐसा अद्भुत भारत होगा जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर भारत विश्व गुरु बनेगा। यह दुष्ट राजनेताओं के नारे से नहीं बन सकता है। अब ये बातें व्हाट्सएप को स्पैम समझ में आ रही हैं। एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के द्वारा अपना ही वीडियो लोड किया जा रहा है। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करता हूं कि इसका संज्ञान लें, व्हाट्सएप
और इनके पीछे जो भी शक्तियां काम कर रही हैं उनको कठोर से कठोर दंड दें और मुझे कंपनसेशन दें, जिससे मैं और दृढ़ता से ये काम कर सकूं और मात्र 4 सरल उपायों से भारत देश को जो है महान बना सकूं, जिसके तहत आम व्यक्ति को कुछ नहीं करना होगा, केवल एक संदेश लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। हमें अच्छा भारत चाहिए, इस संकल्प मात्र से हमें अच्छा भारत मिल जाएगा। हमें 4 सरल उपाय करेंगे, जिसे हमने सत्यनारायण कथा कहा है। ये सत्यनारायण कथा और कुछ नहीं है, एक महालक्ष्य के लिए लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है। तो पहला काम है कि आप YouTube चैनल पर जाइए, क्राइम फ्री भारत सर्च करिए, उसे सब्सक्राइब करिए और संकल्प के तहत एक वीडियो प्रतिदिन देखिए। इसमें 7000 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि कैसे 21 लक्ष्य और ये 5 मौलिक अधिकार भारत सरकार के पास 20 गुना धन पहुंचाते हुए, आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त करते हुए आपको 5 मौलिक अधिकार देंगे। तो जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक हो उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके पास भेजिए। ये पैरे के साथ ही सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। सत्यनारायण कथा के द्वितीय अध्याय के तहत जो चैनल आपने सब्सक्राइब की है, जिसमें 7000 से भी अधिक वीडियो हैं, उसके हर वीडियो में उसके टाइटल के नीचे जो है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। मैं यहाँ ये भी समझाऊंगा, जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि वीडियो के नीचे कैसे हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, तो टाइटल को देंगे, टाइटल के साथ में MORE मोर लिखा होता है, मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ध्यान से देखें तो लास्ट में उसमें भी मोर लिखा हुआ है, MORE, उसको क्लिक करिए तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप उस मैसेज को ठीक ढंग से पढ़ें, समझें और उसका पालन करें। और उसी में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, मैं चाहूंगा कि उसे आप जो है डाउनलोड करें। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया है। अब तीसरे अध्याय में वो कह रहा है कि अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके, फोटो अपलोड करके, अपने बारे में कुछ शब्द लिख के और एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आपने उसे सबमिट किया था, तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन गए थे और ऐप ने आपको आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट करके दिया था। तो आप उस ऐप को खोलिए और उसमें नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, जिसमें ऊपर आइडेंटिटी कार्ड हैं और नीचे 3 जो है शेयर करने की लिंक दी गई हैं, जो ऑटो मैसेज भी जनरेट करती हैं और ऑटो लिंक भी जनरेट करती हैं। आपका मैसेज से लिंक के माध्यम से जो भी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेगा, उसमें रेफरेंस में आपका नाम आएगा और एक व्यक्ति को जोड़ने के 100 नंबर मिलते हैं। यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी और 100 को जोड़ेंगे तो नेशनल अधिकारी कहलाएंगे। तो तीसरा अध्याय कह रहा है कि इसे अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और जिन संगठन से आप जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए। इसी भेजने के साथ ही सत्यनारायण कथा का तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अब चौथे अध्याय के तहत जिन लोगों को आपने अपनी लिंक भेजी है उनसे बात करिए। यदि आप 10 लोगों को जिनमें ज्यादा ऊर्जा है, यदि उनको पहले चिन्हित कर लेंगे तो आपकी जो काम आप करेंगे उसके सकारात्मक रिजल्ट जल्दी से आएंगे। तो ऊर्जा के हिसाब से उसकी लिस्टिंग करके और फिर जिसमें ज्यादा ऊर्जा है उसको पहले फोन लगाइए और उसको बताइए हमने ये लिंक भेजा है, हमने ये वीडियो भेजा है, कृपया उसको देख लीजिए। और लिंक को से जो है को डाउनलोड करते हुए जो 4 सरल उपाय हैं इनको आप रिपीट कर दीजिए। तो जैसे ही लोग ये 4 सरल उपाय को पूर्ण करेंगे, हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जब हम 100 करोड़ होंगे तो आज के हमारे वोट से चुने हुए राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे। वो जो भी उन्हें घटिया पॉलिटिक्स करना है वो करते रहें, लेकिन
यदि जो ये 21 महालक्ष्यों के मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है उसको यदि वो अनुपालन कर देते हैं तो वो 240 से बढ़ के 500 पार हो जाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे ऐसे चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट उनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग जो अच्छा भारत चाहते हैं वो रोज संकल्प लेंगे कि हम अपने चंद्रगुप्तों को अच्छे भारत के लिए हम जिताएंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पर बटन दबा के चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। तो चंद्रगुप्तों को ना वोट अपना टिकट के लिए भाग दौड़ करना होगी, ना कोई पैसा खर्च करना होगा और ना ही उन्हें अपना प्रचार करना होगा। और इसके बावजूद भी सभी 543 चंद्रगुप्त विजयी हो जाएंगे और हम पार्लियामेंट में बैठकर यह महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतार देंगे। मैं माननीय न्यायालय से अब निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इसमें कोई भी चीज स्पैम है, तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो मैथिली शरण गुप्त को लगातार ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं जो व्हाट्सएप को मजबूर कर रही हैं। मैं माननीय न्यायालय से गुजारिश करता हूं कि इसे सुना जाए, इसे देखा जाए, व्हाट्सएप को मजबूर किया जाए कि वो उन लोगों के नाम बताएं जिनके कारण ऐसा वो कर रहे हैं, और व्हाट्सएप के विरुद्ध और उन लोगों के विरुद्ध जिनके इशारों पर ये हो रहा है सख्त से सख्त पेनल्टी दी जाए, फाइनेंशियल डैमेज का लिए चार्ज लगाया जाए, और मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत मिशन को जो इनके द्वारा तकलीफ दी गई है, जो इस महान मुहिम को जन जन तक पहुंचाने में बाधा पहुंचाई जा रही है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि 10 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए। उस राशि से हम लोगों तक यह संदेश पहुंचा पाएंगे और 10वें दिन से अच्छे भारत की शुरुआत हो जाएगी। और यदि ये राजनेता इस अच्छे भारत की बात नहीं सुनते हैं तो इनकी पराजय तय है और हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त जीतेंगे। तो हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर ये महापरिवर्तन को जमीन पर उतार देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।